Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. Today's topic of discussion is replication of DNA. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है. Now before we start the mechanism of DNA replication, we must know about the machinery and the enzymes which are involved in this process. So we'll start with the machinery and the enzymes. In living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalysts, that is enzymes. The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये DNA के टेम्पलेट के ऊपर ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है. अब प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें DNA पॉलीमरेज जो है उसको बोलते हैं DNA पॉलीमरेज 3 और यूकैरियोट्स में इट इज नोन एज पॉलीमरेज डेल्टा. These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. बहुत ही ज़्यादा highly efficient होते हैं ये एंजाइम क्योंकि बहुत ही कम समय में इनको बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन करनी होती है. E. coli that has only 4.6 into 10 to the power 6 base pairs completes the process of replication within 38 minutes. तो अगर हम यहाँ पर देखें इस्टिचिया कोलाई का एग्जाम्पल जिसमें 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग के जो डिप्लॉयड कंटेंट है उसमें 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स होते हैं. तो उसके कंपैरिजन में अगर हम ई कोलाई की बात करें तो इसका जो ई कोलाई का जो प्रोसेस है वो पूरा रेप्लिकेशन का वो 38 मिनट्स में होता है. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड. तो एक सेकंड में 2000 बेस पेयर की एडिशन होती है. तो यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट दिस प्रोसेस इज. सो एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशंस. फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पसेस. In addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization reactions. तो वो सबस्ट्रेट के साथ साथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं. अब इसमें जो दो टर्मिनल फॉस्फेट्स होती हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में वो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होती हैं. जैसे एटीपी में हमने देखा है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में जो दो टर्मिनल फॉस्फेट हैं जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. तो वैसे ही सेम यहाँ पर है, उस एनर्जी को फिर इस प्रोसेस में यूटिलाइज किया जाता है. इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. These enzymes include primase, जिसको RNA primase, polymerase भी बोलते हैं, topoisomerase, helicase, single stranded binding proteins, DNA ligase, etc. So ये सारा कुछ मशीनरी जो है हमें इस प्रोसेस के लिए जितनी भी चाहिए थी इसके बारे में ये आप लोगों ने ख्याल में रखनी है बिल्कुल. Now let's start the mechanism of DNA replication. DNA replication जिस जगह से शुरू होती है उसको बोलते हैं origin of replication. So first is origin of replication. The replication begins at a particular region of DNA which has a particular nucleotide sequence. अब उस DNA के रीजन में जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड की पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है. उस सीक्वेंस को बोलते हैं ऑटोनोमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस और ARS. तो जो ORI है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा होता है. रेप्लिकेशन प्रोसीड्स ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम ORI. जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो दोनों तरफ प्रोसीड करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन. यहाँ डायग्राम में हम देखेंगे आगे, यहाँ पर ये देखेंगे प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा है. अब यहाँ जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए स्टैंड वहाँ से ओपन करता है एंड दिस द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. सो अल्टीमेटली 2 डीएनए स्टैंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम. एक डीएनए से 2 कॉपी बनती हैं. सेम यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज activation of deoxyribonucleotides. There are 4 types of deoxyribonucleotides: deoxyadenosine monophosphate, deoxyguanosine monophosphate, deoxythymidine monophosphate, and deoxycytidine monophosphate.
Now with the help of energy phosphate and an enzyme phosphorylase, the nucleotides are changed into triphosphate states. अब ये मोनोफॉस्फेट स्टेट में है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक ऐसे ये भी मोनोफॉस्फेट स्टेट में है तो ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स चारों के चारों जो है वो मोनोफॉस्फेट स्टेट से ट्राइफॉस्फेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो ट्राइफॉस्फेट स्टेट है, जब यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, सिंस इट इज ए वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड, तो इट रिलीजेस एनर्जी व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। Next is initiation. Enzyme helicase unbinds the DNA helix at the point of या origin of replication के ऊपर जो एंजाइम हेलिकेज जो है वो एक्ट करता है। हेलिकेज जैसे ही वहां पर काम करेगा, एक्ट करेगा, तो इट विल अनबाइंड द डीएनए एंड अनजिप द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां से टूट जाते हैं और जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के वो सेपरेट हो जाते हैं। जब स्ट्रैंड ओपन करता है तो इट फॉर्म्स ए रेप्लिकेशन फॉर्क, ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। अब जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, हमें मालूम है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के, दे रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक स्ट्रैंड जो है जिसका 3' एंड है यहाँ पर, और दूसरा स्ट्रैंड, ये पेरेंटल स्ट्रैंड, इसका 5' एंड। अब यहाँ रेप्लिकेशन शुरू होने से पहले एक बात थोड़ी आपने याद रखनी कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इट कैन नॉट इनिशिएट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एट इट्स ओन। तो अपने आप ये जो इनिशिएशन नहीं कर सकता है, इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज से पहले एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से एक छोटा सा स्ट्रेच बनता है, न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, उसको बोलते हैं प्राइमर, और दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइमिंग। अब जो प्राइमर है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड का ये 3' एंड है यहाँ पर बनेगा, और दूसरा जो स्टैंड है इसका भी 3' एंड के ऊपर। अब ये 5' एंड है पेरेंटल का, इसका 3' एंड ये होगा। जैसे सपोज शुरू में इतना स्टैंड ओपन, डीएनए स्टैंड इतना खुला था, तो ये 3' एंड हुआ इसका। 3' एंड के ऊपर ये प्राइमर की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर भी 3' एंड के ऊपर यहाँ प्राइमर की फॉर्मेशन हुई है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो 5' टू 3' डायरेक्शन में ही काम करते हैं। मतलब टेम्पलेट स्टैंड का 3' एंड होगा और जो नया स्टैंड बनेगा उसका 5' एंड होगा। तो ये इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में काम करेगा, वो 5' टू 3' डायरेक्शन में ही नया स्टैंड बनेगा। इसलिए इस जो स्टैंड है, एक स्टैंड के ऊपर तो यहाँ कंटिन्यूसली डीएनए स्टैंड कंटिन्यूसली बन रहा है, तो इस स्टैंड को बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। और इस स्टैंड के ऊपर जितना स्टैंड खोलेगा उतने स्ट्रेचेस में बनेगा। जैसे इतना खोलेगा तो पहले इतना सा डीएनए बनेगा, फिर इसके बाद जब और खोलेगा तो फिर दोबारा प्राइमर की फॉर्मेशन होगी, फिर इतनी सी स्ट्रेच में बनेगा। तो ये जो मतलब फ्रेगमेंट्स में बनेगा डीएनए, नया डीएनए, तो इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम के ऊपर इनका नाम पड़ा हुआ। जो ओकाजाकी सेगमेंट्स हैं, लेटर ऑन दे आर जॉइंड बाय विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक स्टैंड के ऊपर कंटिन्यूसली होती है डीएनए स्टैंड फॉर्मेशन और दूसरे के ऊपर डिसकंटिन्यूसली। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इसमें एक स्टैंड जो है वो पेरेंटल रहता है और एक नया बनता है। जैसा कि हमने देखा था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है ये। तो इसमें सेमी का मतलब हाफ डीएनए जो है वो कंजर्व रहता है। तो ये अब क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके पश्चात जब ये कंप्लीट हो जाता है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग में कोई मिसमैच अगर हुआ हो तो उसको रिमूव किया जाता है और उसके पश्चात डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो खत्म हो जाती है। तो आइए देखते हैं आगे। द टू स्ट्रैंड फंक्शंस डिफरेंटली ऑन द टू साइड्स ऑफ ओरी। लीडिंग टेम्पलेट दैट इज विच ओपन्स इनटू 3' टू 5' एंड लैगिंग टेम्पलेट हैविंग पोलैरिटी 5' टू 3'। अब टेम्पलेट की बात करें तो ये लीडिंग टेम्पलेट है जिसकी पोलैरिटी 3' टू 5' है, और जो ऑपोजिट स्टैंड है 5' टू 3' ये है लैगिंग टेम्पलेट। द सेपरेटेड स्टैंड बिकम स्टेबलाइज्ड इन दिस कंडीशन। जब जो स्टैंड सेपरेटेड हो जाते हैं तो उनको इसी कंडीशन में स्टेबलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो जब अनबाइंडिंग होती है, अनबाइंडिंग क्रिएट्स टेंशन विच इज रिलीज्ड बाय कटिंग एंड रीसीलिंग एंजाइम्स टोपोआइसोमरेजेस 1 and 2. Topoisomerase 2 of prokaryote is also called as gyrase. Unzipping creates a Y-shaped configuration that is known as replication fork, जैसे कि हमने देखा भी डायग्राम में। अगला स्टेप है प्राइमिंग।
अब रेप्लिकेशन फॉर्क एक्सपोजेस टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द टू डीएनए स्टैंड, 3' एंड एंड 5' एंड, जैसा कि भी आपको डायग्राम में बताया। एट द फ्री 3' एंड ऑफ वन स्टैंड एंड फॉर्क एंड ऑफ द सेकंड स्टैंड, दूसरे जो स्टैंड है उसका फॉर्क एंड के ऊपर होगा 3' एंड, विद जिसका 5' एंड फ्री है, तो उसका 3' एंड कहाँ पर होगा, फॉर्क एंड की तरफ। A small RNA is synthesized with the help of DNA-dependent RNA polymerase or primase enzyme. The synthesized RNA is called as RNA primer. It functions as 5' end of the new strand that is to be synthesized. It provides 3' OH group for joining of DNA nucleotides. Next step is base pairing. The two separated DNA strands in the area of replication fork now functions as template. अब वो टेम्पलेट का काम करते हैं। Their nitrogen bases attract complementary phosphorylated nucleotides, that is adenosine deoxyadenosine triphosphate opposite T, SAE thymidine opposite adenine and cytosine opposite guanine. Enzyme pyrophosphatase removes 2-phosphate from phosphorylated nucleotides and change them into monophosphate state. It releases energy which is used in building hydrogen bonds. उसके पश्चात नेक्स्ट है न्यू स्टैंड फॉर्मेशन। इट रिक्वायर्स एंजाइम पॉलीमरेज 3 इन प्रोकैरियोट्स एंड पॉलीमरेज डेल्टा इन यूकैरियोट्स अलोंग विद सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मैग्नीशियम आयन। द एंजाइम हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस बिटवीन सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमें मालूम है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। Polymerase 3 or polymerase delta adds nucleotides only at 3' end of the chain, so that DNA strand formation occurs in 5' to 3' direction. ये आपने याद रखना है कि जो नया DNA बनता है वो 5' to 3' direction में बनता है। Since the two strands of DNA are anti-parallel to each other, so new strand must be formed on old strand in opposite direction. अब anti-parallel nature होने के कारण जो नए स्टैंड बनते हैं वो opposite direction में बनते हैं। Therefore, DNA synthesis is continuous in one strand, जैसे कि हमने देखा था, that is जो 3' to 5' टेम्पलेट है उसके ऊपर कंटिन्यूसली होती है, और इस स्टैंड को हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। दूसरे स्टैंड के ऊपर ऑन द अदर पेरेंट जिसका टेम्पलेट स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' स्टैंड है, short segments are formed in 5' to 3' direction starting from RNA primer. These DNA segments are called as Okazaki fragments. A separate RNA primer is formed for the synthesis of each Okazaki fragment. तो जितनी बार Okazaki fragment बनेगी उतनी बार RNA primer की formation होगी। The Okazaki fragments are later joined together with the help of DNA ligase enzyme to form a continuous lagging strand. RNA primers are removed by polymerase 1 in prokaryotes and polymerase alpha in eukaryotes. बाद में RNA primer को remove कर दिया जाता है और जो Okazaki segments है उनको join कर दिया जाता है। उसके पश्चात लास्ट में आता है प्रूफ रीडिंग। दो DNA polymerase is very accurate, a wrong nucleotide gets inserted occasionally. Mismatched nucleotides are removed and replaced by correct nucleotides with the help of DNA polymerase 2 or beta polymerase. In eukaryotes, the replication of DNA takes place at S phase of the cell cycle. हमें मालूम है S phase में DNA replication होती है, तो उसी वक्त ये प्रोसेस होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। Thank you very much.